प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं के प्रश्न का प्रारूप बताने जा रहा हूँ कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, कौन सा प्रश्न कहाँ रहेगा। इसकी पूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, जिससे आपके मन में कोई शंका न रहे। आप अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें, तभी आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपका यह पाठ्यक्रम रिवाइज्ड सिलेबस है जो कक्षा 10वीं के लिए सीबीएसई से निर्धारित है। सर्वप्रथम संस्कृत का कोड 122.122 है। इस प्रश्न को दो भागों में बांटा गया है। भाग अ जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न का होगा, इसमें केवल ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस ही होंगे और इसका कुल अंक है 40। इस भाग को अब दो भागों में बांटा गया है। पहला है इसका अनुप्रयुक्त व्याकरणम, और जिसके अंतर्गत व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे, और इसका कुल अंक 25 अर्थात 25 है। और दूसरा भाग इसका पठित अवबोधनम जो टेक्स्ट बुक पर आधारित होगा, 15 अंक का होगा। तो कुल अंक है भाग अ का 40। दूसरा भाग भाग आ वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इसमें सारे प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे और इसमें भी कुल अंक 40 निर्धारित है। इस भाग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इसमें अपठित अवबोधनम 10 अंक का। दूसरा भाग है इसका रचनात्मक कार्यम 15 अंक का। और तीसरा है फिर पठित अवबोधनम अर्थात टेक्स्ट बुक पर आधारित रहेगा, जो 15 अंक निर्धारित है जिसका। तो कुल अंक इस भाग का भी 40 होता है और 40 और 40 दोनों भाग मिला करके कुल अंक 80 होंगे। अरे बच्चों, संस्कृत का पूर्ण प्रश्न दो भागों में विभक्त होगा, भाग अ और भाग आ। भाग अ में सारे प्रश्न बहुविकल्पात्मक होंगे और इसका कुल अंक 40 है। इस भाग को दो भागों में बांटा गया है, अनुप्रयुक्त व्याकरणम तथा पठित अवबोधनम। अनुप्रयुक्त व्याकरणम जिसका पूर्ण अंक 25 है, 25, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम अर्थात पहला प्रश्न संधि से संबंधित होगा और संधि के लिए 4 अंक निर्धारित हैं, 4 मार्क्स। इसमें व्यंजन संधि से 2 अंक का और विसर्ग संधि से 2 अंक का प्रश्न होगा। व्यंजन संधि में प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन तथा प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में परिवर्तन, ये 2 पढ़ने हैं, 2 प्रकार के संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग का उत्व और विसर्ग के स्थान पर तालव्य श, मूर्धन्य श तथा दंत स, ये 2 प्रकार के संधि विसर्ग संधि में भी निर्धारित है। इस प्रकार 4 अंक संधि के लिए निर्धारित है। अनुप्रयुक्त व्याकरण के अंतर्गत दूसरा प्रश्न समास से संबंधित होगा और समास में पहला प्रश्न जो होगा वो तत्पुरुष समास से होगा और तत्पुरुष समास में केवल विभक्ति तत्पुरुष पढ़ना है। अव्ययी भाव और द्वंद्व समास, ये 3 समास ही निर्धारित हैं, जिसके लिए कुल अंक 4 निर्धारित है। अर्थात समास में 4 अंक के प्रश्न होंगे और 3 समास पढ़ना है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। समास में विग्रह और समस्त पद पूछे जाते हैं। विग्रह दिया हुआ रहेगा, समस्त पद लिखना है। समस्त पद दिया हुआ रहेगा, आपको विग्रह लिखना है। अगला प्रश्न अनुप्रयुक्त व्याकरण में अर्थात तीसरा प्रश्न जो होगा वो प्रत्यय से संबंधित होगा और प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय में केवल 2 प्रत्यय निर्धारित है, मतुप प्रत्यय और त्व प्रत्यय। तथा स्त्री प्रत्यय में केवल 1 प्रत्यय पढ़ना है और वह है टाप प्रत्यय। तो मतुप और त्व के लिए 3 अंक निर्धारित हैं और स्त्री प्रत्यय टाप के लिए 1 अंक निर्धारित है। इस प्रकार प्रत्यय के लिए कुल
4 अंक अर्थात 4 मार्क्स निर्धारित हैं। चौथा प्रश्न वाच्य परिवर्तन से संबंधित होगा, जहां पर वाक्य केवल लट लकार में होंगे और इस वाच्य परिवर्तन में कर्ता, कर्म और क्रिया से संबंधित प्रश्न होंगे। अर्थात यदि यह रिक्त स्थान में होता है तो आपको कर्ता भरना होगा एक वाक्य में, दूसरे में कर्म भरना होगा और तीसरे में क्रिया भरनी होगी। इस प्रकार वाच्य परिवर्तन के लिए कुल अंक 3 है अर्थात 3 मार्क्स। अगला प्रश्न अर्थात 5वां प्रश्न अनुप्रयुक्त व्याकरण का समय से संबंधित होगा, जिसमें सामान्य, सपाद जिसको हम लोग सावा कहते हैं +15 और +30 जिसको हम लोग साढ़े कहते हैं, संस्कृत में इसको सार्ध कहते हैं, और -15 पौने लिखने में +45 करके दिया हुआ रहेगा। इस प्रकार सामान्य, सपाद, सार्ध और पादोन ये 4 प्रकार के प्रश्न होंगे समय से और कुल अंक 4 है। अगला प्रश्न छठा प्रश्न अव्यय होगा। अव्यय में कुछ अव्यय निर्धारित हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। उच्चैः, चौ, श्वः, ह्यः, अद्य, अत्र तत्र, यत्र कुत्र, इदानीं, अधुना, सम्प्रति, साम्प्रतं, यदा, तदा, कदा, सहसा, वृथा, शनैः, अपि, कुतः, इतस्ततः, यदि तर्हि और यावत् तावत्। इतने अव्यय निर्धारित हैं। इसी अव्ययों को रिक्त स्थान में भरने के लिए आता है और इसका कुल अंक 3 निर्धारित है। और अनुप्रयुक्त व्याकरण के अंतर्गत जो 7वां प्रश्न होगा वह होगा अशुद्धि संशोधनम। वाक्य में अशुद्धि रहेंगे, वह जो पद अशुद्ध रहता है वो रेखांकित रहता है या मोटे अक्षरों में रहता है, और ये वचन से संबंधित अशुद्धि होंगे, लिंग से संबंधित, पुरुष और लकार से संबंधित अशुद्धि होते हैं। इन शब्दों को शुद्ध करना होता है और शुद्ध करके वाक्य को पुनः पूरा लिखना होता है। इस प्रकार अशुद्धि संशोधन के लिए 3 अंक निर्धारित है। भाग अ में जो अगला प्रश्न है वह है पठित अवबोधनम। अर्थात यह प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होगा, टेक्स्ट बुक पर आधारित होगा। इसमें भाषिक कार्य के तत्व पर आधारित प्रश्न होंगे। इससे पहले 8वां प्रश्न जो होगा वो प्रश्न निर्माण से संबंधित होगा। प्रश्न निर्माण में आपको 5 प्रश्न दिए हुए रहेंगे, उसमें रेखांकित पद रहेगा और रेखांकित पद के आधार पर आपको किम शब्द का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण करना होगा। 5 वाक्यों का प्रश्न निर्माण करना होता है, अतः इसमें कुल अंक 5 निर्धारित हैं। अगला प्रश्न पठित अवबोधनम का है पर्याय पदों का विशेष्य विशेषण पदों का मेल। पर्याय पद का मेल करने के लिए रह सकता है, या विशेष्य और विशेषण पदों का मेल करने के लिए रह सकता है, या पर्याय या विशेषण विशेष्य पदों का वाक्यों में प्रयोग भी आ सकता है। और इसके लिए कुल अंक 4 निर्धारित हैं। पाठ के आधार पर जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे उसमें भाषिक कार्य पर आधारित प्रश्न है, पाठाधारित है ये। इसमें कर्ता और क्रिया का पद चयन रहेगा, अर्थात क्रिया और कर्ता को चुनने के लिए रह सकता है, पहचानने के लिए रह सकता है कि वाक्य दिया हुआ रहेगा और उसमें से रहेगा कि कर्तृपद को चुने या फिर कर्म पद को चुने या क्रियापद को चुने। जनरली सामान्यतः कर्ता और क्रियापद का चयन ही आता है। इसमें अगला विशेषण विशेष्य चयन रहता है। विशेषण पद और विशेष्य पद को पहचानने के लिए रह सकता है अथवा इनका वाक्यों में प्रयोग करने के लिए भी रह सकता है। पर्याय पद और विलोम पद का चयन भी रहता है। पर्याय पद दिया हुआ रहेगा और पैराग्राफ से उससे
पर्याय शब्द को लिखने के लिए रह सकता है, कोई एक शब्द दिया हुआ रहेगा और पैराग्राफ से, अनुच्छेद से उसका विलोम पद चुनने के लिए आ सकता है। इस प्रकार पठित अवबोधनम से प्रश्न निर्माण 5 अंक का, पर्याय पद या विशेष पदों का मेल 4 अंक का और भाषिक कार्य पर आधारित कर्ता क्रियापद चयन, विशेषण विशेष चयन या पर्याय विलोम पद चयन, इसका 6 अंक। इस प्रकार कुल अंक पठित अवबोधन के लिए 15 निर्धारित है भाग अ में। अगला प्रश्न भाग आ से रहेगा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, सारे सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। इसमें एक गद्य दिया हुआ रहेगा पहले, और उस गद्य से आपको एक पद में 2 प्रश्न, पूर्ण वाक्य में 2 प्रश्न और अवबोधन कार्य के लिए प्रश्न रहेगा, जिसमें शीर्षक लेखन 1 नंबर का, अनुच्छेद पर आधारित भाषिक कार्य भी रहेगा, जिसमें 3 अंक निर्धारित है। भाषिक कार्य के अंतर्गत वाक्य में कर्तृ और क्रियापद चयन, कर्तृ और क्रिया की अन्विति, अन्विति मतलब होता है कि कर्ता पद दिया रहेगा तो आपको क्रियापद पहचानना रहेगा, या दे देगा कि कर्ता पद ये है, इस पद का क्रियापद कौन सा है, या ये क्रियापद है, इसका कर्तृपद कौन सा है, तो ये आपको अन्विति कहलाता है। तो कर्ता और क्रिया की अन्विति। विशेषण विशेष से चयन, कोई शब्द दे देगा, कहेगा इसका विशेषण पद क्या है, या विशेषण दिया हुआ रहेगा तो पूछेगा इस पद का विशेष्य पद क्या है। पर्याय पद और विलोम पद, ये सारे इसमें से रहेंगे। तो एक गद्यात्मक खंड रहेगा पहला अपठित अवबोधनम से, और इस अपठित अवबोधनम का जो प्रश्न रहेगा वो कुल अंक 10 होगा। अगला प्रश्न है रचनात्मक कार्य। यह प्रश्न पत्र लेखन से संबंधित है। यह पत्र औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है। इस पत्र में कुल 10 रिक्त स्थान होते हैं और हर एक रिक्त स्थान के लिए आधा अंक निर्धारित है और कुल अंक 5 होते हैं इस प्रकार। और ये जो शब्द भरने हैं आपको, वो मंजूषा में दिया हुआ रहता है, उस मंजूषा से लेकर के पत्र को पूरा करना रहता है। इसमें पत्र पूरा लिखना चाहिए। दूसरा प्रश्न इसमें चित्र से संबंधित है। कोई चित्र दिया हुआ रहेगा और चित्र पर आपको 5 वाक्य लिखने के लिए रहेगा। अगला अनुच्छेद लेखन भी रह सकता है, अथवा में रहता है कि कोई टॉपिक दिया हुआ रहेगा, कोई शीर्षक दिया हुआ रहेगा और उससे संबंधित 5 वाक्य आपको लिखने के लिए रहेगा। तो या तो आप चित्र वर्णन लिखें या अनुच्छेद लेखन लिखें, दोनों में से कोई एक ही करना है, और इसके लिए भी कुल अंक 5 है। अगला प्रश्न हिंदी से संस्कृत में अनुवाद सरल वाक्यों का रहता है। कुल 5 वाक्य इसमें होते हैं और 5 अंक निर्धारित है। इस प्रकार रचनात्मक कार्य के लिए 15 अंक निर्धारित हैं। अगला जो इसमें प्रश्न रहेगा वो पठित अवबोधनम के अंतर्गत रहेगा और इसके लिए प्रश्न 15 निर्धारित हैं। इसमें एक गद्यांश रहेगा और उस गद्यांश से एक पदेन और पूर्ण वाक्येन का प्रश्न रहता है। इसके लिए 3 अंक निर्धारित है। पद्यांश अर्थात एक श्लोक रहेगा और श्लोक पर आधारित भी प्रश्न एक पदेन और पूर्ण वाक्येन रहेगा, इसके लिए भी 3 अंक निर्धारित है। और एक नाट्यांश रहेगा, कोई नाटक जो बातचीत वाला है उससे एक पैराग्राफ रहेगा, इसके लिए भी 3 अंक निर्धारित हैं और इसमें भी प्रश्न एक पदेन और पूर्ण वाक्येन आते हैं। एक पदेन 1 अंक का आता है साधारणतः, और पूर्ण वाक्येन भी 1 नंबर का 2 रहता है। इस प्रकार 3 अंक रहता है। तो गद्यांश के लिए 3, पद्यांश अर्थात श्लोक के लिए 3 और नाट्यांश के लिए 3 अंक निर्धारित है। अगला प्रश्न पठित अवबोधन के अंतर्गत में रहता है, वह एक श्लोक का अन्वय या एक श्लोक का संस्कृत में भावार्थ। तो अन्वय या भावार्थ ये दोनों प्रश्न रिक्त स्थान में ही दिए हुए रहते हैं और उसके मंजूषा में शब्द भी दिए रहते हैं। आपको
मंजूषा से शब्द लेकर के उसको भर देना है रिक्त स्थान में। तो एक अन्वय अथवा भावार्थ दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना होता है। 4 रिक्त स्थान होते हैं, हर एक रिक्त स्थान का आधा अंक निर्धारित है। इस प्रकार कुल अंक अन्वय अथवा भावार्थ के लिए 2 निर्धारित है। और अंतिम प्रश्न पठित अवबोधनम के अंतर्गत घटना क्रमानुसारम कथा लेखनम, अर्थात कथा में जो घटना घटती है उस क्रम में वाक्य नहीं दिए हुए रहते हैं, वाक्यों का क्रम आगे पीछे रहता है। उसको घटना के अनुसार, जो पाठ्य पुस्तक में घटना दी हुई है उस घटना के अनुसार उन वाक्यों को क्रम से लिख देना ही घटना क्रम कहलाता है। और इससे एक कथा बन जाती है, एक कहानी बन जाता है। इसके लिए भी 4 अंक निर्धारित हैं। इसमें 8 वाक्य होते हैं। प्रत्येक वाक्य को सही सही लिखने के लिए आधा अंक निर्धारित है और कुल 4 अंक हैं 8 वाक्य के लिए। इस प्रकार खंड आ में, भाग आ में कुल अंक 40 है। तो मुख्यतः भाग आ 3 भागों में डिवाइड रहेगा, 3 भाग में विभक्त होगा। पहला भाग अपठित अवबोधनम, दूसरा भाग रचनात्मक कार्यम और तीसरा पठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम पहले भाग के लिए 10 नंबर है, रचनात्मक कार्यम दूसरे भाग के लिए 15 नंबर है और पठित अवबोधनम जो टेक्स्ट बुक पर आधारित रहेगा उसके लिए भी 15 अंक है। इस प्रकार भाग आ का कुल अंक 40 है और भाग ओ जिसको मैंने पहले बताया उसके लिए भी 40 अंक है। तो कुल अंक 80 होता है। 20 अंक इसमें जो पाठ निर्धारित हैं, पाठ्य पुस्तक शेमुसी द्वितीय भाग उसमें प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम, दूसरा पाठ बुद्धिर बलवती सदा, 5वां पाठ जननी तुल्य वत्सला, 6ठ पाठ सुभाषितानि, 7म पाठ सौहार्द्रम प्रकृते शोभा, 8म पाठ विचित्र साक्षी और 9वां पाठ सूक्तय। इस प्रकार कुल 7 पाठ ही निर्धारित है। व्याकरण के लिए जो पुस्तक निर्धारित है वह है अभ्यासवान भव भाग 2 अथवा व्याकरण बीथी। ये 2 पुस्तक निर्धारित हैं। ये दोनों पुस्तक राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित है। ये इसकी सहायता हम लोग व्याकरण के लिए ले सकते हैं। तो ये कुल अंक 80 जो बोर्ड से प्रश्न आएंगे उसमें रहेंगे और आंतरिक मूल्यांकन जो विद्यालय में 20 अंक निर्धारित हैं उसके मूल्यांकन इस प्रकार किए जाएंगे। इसमें जितने भी आपका पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, आवधिक परीक्षा, उन सारे परीक्षाओं के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। कुल 5 अंक है लिखित परीक्षा का। दूसरा है बहुविध मूल्यांकनम, कक्षायां पठितस्य पाठस्य लघु मूल्यांकनम, निर्गत पत्राणि, प्रश्नोत्तरी, मौखिकी परीक्षा, प्रतियोगिता, प्रश्नमंचस्य आयोजनम। इस प्रकार ये सारे जो विधि है कक्षा में पढ़ाए गए विषय का बहुविध मूल्यांकन, अर्थात इससे विद्यार्थी में विविध कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए 5 अंक निर्धारित है। अगला है निवेश सूचिका पोर्टफोलियो। विद्यार्थियों के द्वारा कक्षा में किए गए कार्यों का और उपलब्धियों का संरक्षण और संयोजन, कॉपी में उसका लेखन, अपने वर्ग कार्य की कॉपी में कैसे उसका लेखन किया है, समग्र सामग्री का मूल्यांकन प्रामाणिकता के साथ करना होता है। इसके लिए अर्थात क्लास वर्क कॉपी में कक्षा कार्य के लिए 5 अंक निर्धारित है। भाषा संवर्धन के लिए जो गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, उनमें से किसी एक पर आधारित 5 अंक का मूल्यांकन किया जाएगा। इस प्रकार ये 4 पॉइंट्स हैं आंतरिक मूल्यांकन के। पहला है असेसमेंट 5 नंबर जो रिटन एग्ज़ाम होगा, बहुविध मूल्यांकन
5 अंक, क्लास वर्क कॉपी 5 अंक और भाषा संवर्धन के लिए जो गतिविधियां हैं उसके लिए 5 अंक। इस प्रकार इंटरनल मार्क्स जो आंतरिक मूल्यांकन है उसके लिए कुल 20 अंक निर्धारित है। तो आशा है आपको पाठ्यक्रम की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी और आप इसके अनुसार अपने पूर्ण पाठ्यक्रम को विभाजित करके समयानुसार इसका अध्ययन करेंगे और पूर्ण अंक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।